साउथ अफ्रीका में स्टार्ट हो रही है SA20 लीग, जिसका पहला मैच यहां पर खेला जाएगा। देखेंगे तो MI केप टाउन और डरबन सुपर जायंट्स की उन दो टीमों के बीच में, जो कि इस सीजन का अपना पहला मैच जब खेलने उतरेंगी तो मैदान होगा न्यूलैंड्स केप टाउन का वो मैदान, जहां पर 26 दिसंबर को रात को 9 बजे से तो भारत के समय के हिसाब से मैच स्टार्ट होगा। लेकिन यहाँ के लोकल टाइम के हिसाब से अगर आप देखें तो शाम को 5:30 बजे से मैच स्टार्ट होगा, यानी कि एक डे नाइट टाइप का T20 मुकाबला खेला जाएगा, जहां पर अगर आसमान साफ होता तब तो धूप निकली होती पहली इनिंग के बैटिंग के दौरान, और मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ फ्लड लाइट्स यहां पर गेम में आती, और निश्चित तौर पर सेकेंड इनिंग यहां पर काफी हद तक फ्लड लाइट्स के अंदर ही खेला जाता है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि एक डे नाइट का T20 मैच है, और ये भी आपको ने कहा कि अगर निश्चित तौर पर आसमान साफ होता है, इसका साफ मतलब है कि वेदर फोरकास्ट हमको जो सजेस्ट करता है दिन भर के दौरान यहां पर आसमान पर काले और घने बादल बने रहेंगे। और इवन जो आपको ने कहा ना कि केप टाउन के इस मैदान पर वहां के लोकल टाइम के हिसाब से शाम को 5:30 बजे से मैच स्टार्ट होगा, इस टाइम पर भी काफी हद तक काले घने बादल मैदान पर बने रह सकते हैं, और इवन 20 से 25% चांसेस है कि बारिश भी हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में, और खास करके अगर किसी भी सीजन या टूर्नामेंट का या सीरीज का पहला मैच हो, फ्रेश पिच हो, और खास करके केप टाउन की वो पिच जहां पर थिक लेयरिंग ऑफ ग्रास भी दिखाई पड़ती है, हल्के फुल्के क्रैक्स भी रिसेंट टाइम में हमने देखे हैं पिच पर अवेलेबल होती है, जो कि सीरीज या टूर्नामेंट के आगे बढ़ने के साथ साथ स्पिनर्स को गेम में लाएगी। लेकिन जो भी कंडीशन आपको मैंने बताई आज के इस मैच की, उसको देखते हुए सिंपल सी चीज आप कह सकते हैं, एक ऐसे मैदान पर जहां पर पेस और बाउंस भी हो, आसमान पर बादल भी हैं, फ्रेश पिच भी है, तो कोई भी टीम टॉस जीतेगी वो तो सीधा सीधा चली जाएगी पहले बॉलिंग करने के लिए। और इवन पिछले 4 मैचेस के अगर आप यहां पर स्कोर कार्ड को भी उठा करके देखें, जो पिछले सीजन के SA20 के नंबर्स हैं, उसमें भी देखें तो चारों मैचेस डे नाइट के ही थे, और इन चारों मैचेस में अगर आप देखें तो 3 बार यहां पर भी MICT ने, यहां पर भी MICT ने, और यहां पर भी MICT ने किसी भी स्कोर को चेस करते हुए मैच को जीता। केवल एक बार पहले बैटिंग करते हुए MICT ने यहां पर इस मैच को जीता, यानी कि पिछले 4 में से भी 3 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है। और इवन पिछले 10 मैचेस में भी देखें तो 6 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है। और इन पिछले 4 मैचेस में जहां पर स्पिन को 20 और पेस को 18 विकेटें मिली हैं, और पेसर्स को 18 में से 15 विकेटें पहली इनिंग में ही मिल गई हैं, जबकि स्पिन को 20 में से 9 पहली इनिंग में, 11 सेकंड इनिंग में। तो ये डेटा भी हमको सजेस्ट करता है कि पेसर्स के लिए माहौल तो है, लेकिन स्पिनर्स भी यहां पर गेम में बने रहेंगे। तो टीम बनाते टाइम पर, यानी कि बॉलर्स को सिलेक्ट करते टाइम पर, आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि ना सिर्फ पेसर्स बल्कि स्पिनर्स वो भी काफी जरूरी हैं, और ये भी देखना है कि दोनों टीमों में जो स्पिन बैटिंग करने वाले प्लेयर वो स्पिन खेलते कैसा है। तो ये सारी चीजें आपको मैं आगे डिस्कस करूंगा इसी वीडियो में, तो पूरा शुरू से अंत तक देखिए। फिलहाल तो जाकर के टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करिए, क्योंकि फाइनल टीम इन्हीं दोनों जगहों पर आएगी, और पिच की पिक्चर्स या पिच रिपोर्ट और साथ ही साथ वेदर का अपडेट, टॉस के बाद का जो ताजा अपडेट होगा वो भी आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दूंगा। तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है इसी वीडियो के नीचे, वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। फिलहाल तो ये प्रोबेबल प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर है SA20 के पहले मैच में। सबसे पहले MI केप टाउन की टीम का, जहां पर रेजी वांडरसन और रयान रिगल्टन ओपन करते दिखाई पड़ सकते हैं, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड कॉम्बिनेशन। इसके बाद रीजा हेंड्रिक्स है। निकोलस पुरन को अभी लेकर के डाउट है कि शायद अभी IL T20 ही खेलें, और यहां पर अभी शायद पहले मैच में ना खेल पाए, लेकिन डाउटफुल ही है, हो सकता है अवेलेबल भी हो जाए। बाकी देखना पड़ेगा निकोलस पुरन, और निकोलस पुरन की अगर नहीं खेलते हो तो इनके जहां पर कौन सा ऑप्शन सामने की टीम इसी टीम के अंदर है वो भी आगे डिस्कस करूंगा। बाकी जेसन स्मिथ है, कॉर्बिन बॉश ऑलराउंडर है, जॉर्ज लिंडे एक और ऑलराउंडर, स्पिन ऑलराउंडर, और उसके बाद यहां पर आते हैं ड्वेन पिटोरियस, राशिद खान तो टीम के कप्तान ही है, और उसके बाद ट्रेंट बोल्ट और कागिसो रबाडा, जो कि आपको तेज गेंदबाजी में शुरुआती पावर प्ले के ओवर्स बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे। और पावर प्ले की बात हो ही रही थी तो ये भी बता दूं कि कागिसो रबाडा और ट्रेंट बोल्ट तो शुरुआती ओवर करेंगे ही, पूरे 4-4 ओवर भी करेंगे, और बीच में ड्वेन पिटोरियस जो कि 6 ओवर का जो पावर प्ले होगा ना, तो पहले 6 ओवर में निश्चित तौर पर 2-2 ओवर तो ये दोनों जरूर करेंगे, बाकी 1 ओवर हो सकता है ड्वेन पिटोरियस भी कर दें, और जरूरत पड़ी तो कॉर्बिन बॉश भी इनके पास एक ऑप्शन है, वरना कॉर्बिन बॉश तो डेथ में बॉलिंग करेंगे ही। तो ये 4 मेन तेज गेंदबाजी ऑप्शन है। बाकी राशिद खान को तो लेकर के कोई डाउट है नहीं, टीम के कप्तान भी 4 ओवर करेंगे ही, और प्लस जॉर्ज लिंडे भी आपको 2-3 ओवर की बॉलिंग करते दिखाई पड़ सकते हैं। तो ये कुल टोटल 6 प्रॉपर बॉलिंग ऑप्शंस हैं। बाकी ये इनका बेंच है, जिसमें से टॉम मूरस एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि अगर निकोलस पुरन अवेलेबल नहीं हो पाते हैं तो उनकी जहां पर ये खेल सकते हैं। हालांकि बाकी भी जो और ऑप्शन उनके भी नाम यहां पर आप देख सकते हैं। और बाकी ये है पूरी फुल फ्लेजेड जो 19 मेंबर का स्क्वाड है इस MI केप टाउन टीम का, उनके हर एक प्लेयर का T20 करियर, जहां पर आपको बैटर्स के मैचेस की संख्या, रनों की संख्या, बैटिंग एवरेज तो दिखाई पड़ेगा ही, ओवरऑल वो चीज आपको इनिंग के बेसिस पर भी देखने को मिलेगा। और बॉलर्स की भी बॉलिंग की नंबर, जिसमें राशिद खान का अगर आप देखें तो 477 मैचेस में 650 विकेटें हैं T20 फॉर्मेट में, और उसमें पहली इनिंग में उनको हमेशा से 18 गेंदें लगी हैं ऑन एन एवरेज। जितनी भी बॉलिंग इन्होंने करी है पूरे करियर में, ऑन एन एवरेज हर पहली इनिंग की बॉलिंग में 18वीं गेंद पर, तो सेकंड इनिंग की बॉलिंग में 15वीं गेंद पर विकेट मिली है, यानी कि सेकंड इनिंग में ज्यादा बेहतर ऑप्शन बन जाते हैं। तो उसी तरीके से हर एक बॉलर का और बैटर का आंकड़ा आप जरूर वीडियो को रोक करके देखिए। और कुछ प्लेयर तो निश्चित तौर पर अननोन टाइप के होते हैं, तो उनके बारे में जानकारी लेने के लिए डेटा बहुत जरूरी है, जिसको जरूर देख लीजिएगा। बाकी रीसेंट
फॉर्म आपके सामने है, जिसकी बेसिस पर हम ये भी तय करने की कोशिश करेंगे। तो एक्सपीरियंस तो एक तरफ है, लेकिन रिसेंट टाइम में कौन कैसे कितना बेहतर फॉर्म में है, जिसमें रेयान रिकेल्टन इनके जो विकेट कीपर बैटर है पिछले 2 मैचेस में बैक टू बैक बिना खाता खोले आउट हुए हैं। एक और यहाँ पर 0, यानी कि पिछले 4 में से 3 बार तो 0। साफ दिखाई पड़ता कि बहुत अच्छे फॉर्म में है नहीं। बाकी रेजी वान डर डसन जो एक टाइम पर साउथ अफ्रीका के रन मशीन कहे जा रहे थे, अब तो साउथ अफ्रीकन टीम में भी जगह नहीं बन रही। तो क्लियर कट निश्चित तौर पर बीच में इनका फॉर्म बुरा गुजरा था, लेकिन रिसेंट टाइम में अगर आप देखें तो लास्ट में जो 94 रन बाद की पारी है, फिर यहाँ पर 49, यहाँ पर 44, ठीक ठाक से फॉर्म में है। और रीजा हेंड्रिक्स तो अभी आपको याद ही होगा कि रिसेंट टाइम में जितने भी मैचेस खेले लगातार फ्लॉप हुए हैं, चाहे इंडिया के खिलाफ मैचेस हो चाहे कहीं पर भी हो। नंबर्स भी आपके सामने है, जब भी इनको अच्छी बैटिंग पिचेस मिलती हैं तब तो ये बेहतर करते हैं, वरना थोड़ी बहुत भी बॉलर्स को मदद हो तो कुछ खास कर नहीं पाते। और निकोलस पूरन अगर खेलेंगे तो निकोलस पूरन तो निश्चित तौर पर अभी IL T20 में काफी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, तो अपनी टीम में तो आएंगे ही आएंगे। लेकिन अगर नहीं खेलते हैं तो निश्चित तौर पर उनकी जगह पर आपके पास यहाँ पर कॉर्बिन बॉस, जो कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों से जबरदस्त फॉर्म में है, और इवन जॉर्ज लिंडे, जिनको अभी आपने इंडिया के खिलाफ भी देखा था, बॉलिंग अच्छी कर रहे थे, बैटिंग अच्छी कर रहे थे, और काफी आपने तारीफ भी सुनी होगी इंडिया के खिलाफ बॉलिंग करते हुए इनको, जब भी आपने कमेंट्री अगर सुनी हो ध्यान से। और बाकी ड्वेन पिटोरियस और साथ ही साथ राशिद खान, ट्रेंट बोल्ट, ये तो 3 ऐसे नाम इस टीम के अंदर हैं ही, जो कि ना सिर्फ आपको 4-4 ओवर की बॉलिंग बल्कि पावर प्ले और डेथ में भी बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे। तो ये तीनों भी काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर के तौर पर आपकी टीम में आ जाते हैं। तो निश्चित तौर पर अच्छे फॉर्म में होने के साथ साथ, हालांकि ट्रेंट बोल्ट को रिसेंटली बहुत ज्यादा विकेटें मिली है नहीं, लेकिन जैसी यहाँ पर पिचेस देखने को मिलने वाली हैं वहां पर काफी यूजफुल होंगे। तो निश्चित तौर पर बैटिंग में तो रेजी वान डर डसन, और अगर निकोलस पूरन खेलते हैं तो ये, वरना कॉर्बिन बॉस, ड्वेन पिटोरियस, राशिद खान और ट्रेंट बोल्ट तो हैं ही। और जैसे मैंने को कहा था ना कि अगर राशिद खान नहीं खेलते, वो निकोलस पूरन नहीं खेलते हैं तो टॉम मूरस खेलेंगे, तो इनका भी फॉर्म अगर आप देखें तो बहुत अच्छा है नहीं, काफी नीचे ही बैटिंग करेंगे। लेकिन अगर निकोलस पूरन नहीं खेलते तो आपके पास निश्चित तौर पर रेयान रिकेल्टन का एक ऑप्शन जरूर इनके यहाँ पर मौजूद है, जो कि आपके लिए काफी अच्छे ऑप्शन बनेंगे। तो ये कुछ सेफेस्ट इन फॉर्म प्लेयर्स थे जिनको अपनी टीम में आप सीधे सीधे लेके जा सकते हैं। और बाकी हेड टू हेड के आंकड़े भी देखें तो रेयान रिकेल्टन के 5 बजे काफी नंबर्स अच्छे हैं सामने वाली टीम के खिलाफ। और ध्यान ये भी रखिएगा, एक बार पहली इनिंग की बैटिंग हो तो शायद आप रेयान रिकेल्टन को इग्नोर कर भी दीजिएगा। हालांकि अगर निकोलस पूरन नहीं खेलते तो 100% आपके टीम में होने चाहिए, किसी भी इनिंग की बैटिंग हो। लेकिन अगर निकोलस पूरन खेलते हैं तो सेकेंड इनिंग की बैटिंग हो तो जरूर आप इनको पिक करेगा। वैसे भी नंबर इनके हेड टू हेड में काफी अच्छे हैं, और 39 का एवरेज पहले इनिंग का, 38 का सेकेंड इनिंग के अंदर भी है। बाकी रेजी वान डर डसन भी ठीक ठाक खेले हैं। रीजा हेंड्रिक्स के एक मैच में केवल 8 रन है। पूरन और जेसन स्मिथ खेले नहीं हेड टू हेड में। बाकी कॉर्बिन बॉस के एक मैच में 1 विकेट है। जॉर्ज लिंडे के नंबर काफी ठीक ठाक है, 4 मैच 72 रन 4 विकेटें। बाकी राशिद खान, ट्रेंट बोल्ट और कगिसो रबाडा, ये तो एक शानदार ऑप्शन तौर पर आपकी टीम में आएंगे ही। और बाकी इस मैदान पर आंकड़े जो हैं वहां पर भी रेयान रिकेल्टन का देखेंगे तो 42 का शानदार एवरेज है। और रेयान रिकेल्टन जैसे प्लेयर्स जो है ना, ऐसे T20 के ही खोज हैं, अपने करियर के बेस्ट परफॉर्मेंस यहीं पर देते हैं, तो काफी सेफ रहेंगे। जिसमें सेकेंड इनिंग का बैटिंग एवरेज अगर आप इस मैदान पर इनका देखें तो पहली इनिंग का तो 25 है, सेकेंड इनिंग का 51 हो जाता है। तो सब कुछ डिपेंड करेगा कि निकोलस पूरन खेलते हैं या नहीं। तो निकोलस पूरन अगर खेलते हैं तब तो यह निश्चित तौर पर रेजी वान डर डसन के साथ सबसे सेफेस्ट ऑप्शन होंगे, जिसमें आपको मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं कि कॉर्बिन बॉस, यहाँ पर जॉर्ज लिंडे, और साथ ही साथ यहाँ पर राशिद खान, कगिसो रबाडा, ट्रेंट बोल्ट और ड्वेन पिटोरियस, ये कुछ शानदार ऑप्शन है जिनको आप सीधे सीधे अपनी टीम में लेके जा सकते हैं। तो इतने सारे के सारे प्लेयर तो अपनी टीम में लेके जाएंगे नहीं, लेकिन यहीं पर कंफर्म अगर मैं करूं कि कौन किस इनिंग में बेहतर होगा, तो राशिद खान को लेकर के तो कोई डाउट नहीं है, किसी भी इनिंग की बैटिंग बॉलिंग आप टीम में लेकर के जाइए। ड्वेन पिटोरियस को सिर्फ पहली इनिंग में, जॉर्ज लिंडे को सेकेंड इनिंग में, कॉर्बिन बॉस किसी भी इनिंग की बैटिंग बॉलिंग को अपनी टीम में आप जरूर लेकर के जाएंगे। ट्रेंट बोल्ट ये भी निश्चित तौर पर केवल पहली इनिंग की बॉलिंग में, और कगिसो रबाडा ये भी किसी भी इनिंग की बॉलिंग अपनी टीम में लेके जा सकते हैं। हालांकि कगिसो रबाडा के इस मैदान पर आंकड़े देखें ना तो वो बहुत ही बिलो द एवरेज है, लेकिन जैसे ये बॉलर इनको इग्नोर करना थोड़ा सा मुश्किल है। और साथ ही साथ ट्रेंट बोल्ट के भी आंकड़े देखें तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खराबी है, 4 मैच केवल 2 विकेट। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा था, बार बार कह रहा हूं कि रेयान रिकेल्टन ये एक सेफेस्ट ऑप्शन हो गया। अगर पूरन नहीं खेलते हैं, पूरन खेलते हैं तो सेकेंड इनिंग की बैटिंग में तो आप इनको जरूर पिक करिएगा। तो इस तरह से प्लेयर आपको सिलेक्ट करने हैं आज के इस मैच में MI केप टाउन की तरफ से। बाकी इनके बैटर्स का आंकड़ा देखें, प्लेयर बैटल में वीकनेसेस को समझें तो रेयान रिकेल्टन डेविड विजे की 26 गेंद पर 39 रन बना करके एक बार, और गिराल्ड कोएटजी की 12 गेंद पर 13 रन बना करके एक बार आउट हुए, जबकि वहीं पर रेजी ऑफ स्पिन पर फंसते हैं। सुनील नरेन ने इनको एक बार आउट किया, हालांकि सुनील नरेन आज खेलेंगे कि नहीं उसके लेकर के डाउट है। पूरन का भी वही डाउट है, लेकिन डेविड विजे, नूर अहमद और सुनील नरेन पर विकेटें देते रहे और काफी सस्ते में। और उसके बाद अगर हम देखें तो कॉर्बिन बॉस, जॉर्ज लिंडे और टॉम मूरस, जहां पर एक कॉमन फैक्टर आपको सुनील नरेन तो दिखाई पड़ेंगे ही, गिराल्ड कोएटजी भी जो कि अपने राइट आर्म फास्ट बॉलिंग के लिए मशहूर हैं वो भी
दिखाई पड़ेंगे। और एक प्रॉपर चीज़ आपको मैं बताता चलूँ तो निश्चित तौर पर साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स हैं ज़्यादातर या फॉरेन प्लेयर्स हैं, तो स्पिन खेलने को लेकर के एक दिक्कत तो इन सभी को रहेगी ही रहेगी। तो इसको कंक्लूड करते हुए एमआई केप टाउन को दूसरी टीम यानी कि जो बक्स डरबन सुपर जायंट्स की तरफ अगर आप आए, जहां पर आप मार्करम और बटलर आपको ओपन करते दिखाई पड़ सकते हो। उसके बाद केन विलियमसन है, क्लासन है, डेविड बेडिंगम है, इवान जोन्स इनके ऑलराउंडर है, डेविड वीजे एक और ऑलराउंडर है, और उसके बाद यहाँ पर गिराल्ड क्वेटजी, डैरेन डुपाविलन, क्वेना मफाका और नूर अहमद हैं। और अगर यही टीम खेलती है तो क्वेना मफाका ये आपको पावर प्ले में बॉलिंग की शुरुआत करते डैरेन डुपाविलन के साथ दिखाई पड़ सकते हैं, जिसमें एक दो और आकर के पावर प्ले में गिराल्ड क्वेटजी भी कर देंगे। और उसके बाद जो इनके पास इवान जोन्स और डेविड वीजे हैं, ये मिडिल ओवर्स में 2-2, 3-3 ओवर की बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे। बाकी नूर अहमद के साथ ये बाकी जो तीनों पेसर्स हैं ये पूरे प्रॉपर 4 ओवर के बॉलर हैं। तो कुल टोटल अगर आप देखें तो 6 मेन बॉलिंग ऑप्शन के पास हैं, जिसमें निश्चित तौर पर थोड़ी बहुत मार्करम की भी जरूरत पड़ी तो ये भी बॉलिंग कर देंगे। उसके बाद बेंच के नाम आपके सामने हैं, करियर के आंकड़े भी हर एक प्लेयर के जो प्रॉपर 19 मेंबर का स्क्वाड है उसमें हर एक प्लेयर का पूरा करियर आपके सामने है। जहां पर अगर आप देखें तो जो लास्ट वाले प्लेयर हैं गिसबर्ड, ये अभी तक डेब्यू उन्होंने T20 में किया है नहीं। तो बाकी प्लेयरों के आंकड़े आप जरूर देख सकते हैं। बाकी रीसेंट फॉर्म भी आपके सामने, और जैसी ये टीम है दिखने में ही काफी तगड़ी, उसी तरह से अगर आप देखेंगे ना तो ऊपर से जितने भी बैटिंग ऑप्शंस हैं, जैसे मार्करम हो गए, बटलर हो गए, केन विलियमसन हो गए, क्लासन हो गए, इतने बड़े बड़े नाम है ना कि इनमें से किसको ड्रॉप करें, किसको लेके जाएं, इसको निश्चित तौर पर समझने में आपको अच्छी खासी दिक्कत होगी। हालांकि इसमें से केन विलियमसन को अगर आप देखें तो एक ऐसे नाम दिखाई पड़ते हैं, हालांकि फॉर्म के हिसाब से देखें तो बटलर भी बहुत अच्छे रन बनाते दिखाई नहीं पड़े रिसेंट टाइम में। मार्करम भी निश्चित तौर पर भी इंडिया के टूर पर कुछ अच्छे रन इन्होंने बनाए लेकिन कंसिस्टेंट नहीं थे। बाकी हेनरिक क्लासन निश्चित तौर पर एक सेफेस्ट ऑप्शन इस टीम की तरफ से रहेंगे, इसको लेकर के कोई डाउट है नहीं। लेकिन फिलहाल तो जैसी ये पीछे से यहाँ पर देखने को मिलने वाली है, बटलर और क्लासन को मैं सेफेस्ट ऑप्शन मानूंगा। बाकी अगर पहली इनिंग की बैट यहाँ पर मार्करम को भी तीसरा सेफेस्ट ऑप्शन मानूंगा, और उसका रीजन है इनकी बॉलिंग, क्योंकि काफी सारे चांसेस रहेंगे कि ये थोड़ी बहुत तो कम से कम 2 ओवर की बॉलिंग तो जरूर कर देंगे। तो ये तीन तो सेफेस्ट ऑप्शन हमको मिल जाते हैं, बटलर, मार्करम और क्लासन। हालांकि अगर आप चाहें तो यहाँ पर केन विलियमसन को भी ट्राई कर सकते हैं, स्पेसिफिक लेकर सेकेंड इनिंग की बैटिंग होती है तो। बाकी इवान जोन्स हो गए, डेविड वीजे हो गए, ये दोनों ऑलराउंडर्स हैं प्रॉपर। उसमें इवान जोन्स काफी अच्छे फॉर्म में भी हैं, चाहे बैटिंग की बात करें चाहे बॉलिंग की। तो ये दोनों के दोनों ना ट्रम्प ऑप्शंस में काफी हद तक इंक्लूड हो जाते हैं, जिनको अपनी टीम आप प्रॉपर लेके जरूर जा सकते हैं। अगर आप इस रिसेंट फॉर्म के बेसिस पर चलें तो या तो मार्करम को या तो बटलर को ड्रॉप करके इवान जोन्स और डेविड वीजे दोनों को शामिल कर सकते हैं। बॉलिंग में अगर आप देखें तो गिराल्ड क्वेटजी रिसेंट टाइम में बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं है। डैरेन डुपाविलन की बात करें तो कंसिस्टेंसी इनकी भी गायब है, हालांकि लास्ट में जो 2 विकेट है। और उसके बाद क्वेना मफाका, हालांकि विकेटें रिसेंट टाइम में इनको कम मिली हैं, हालांकि पिछले 2 मैचेस को छोड़ दें तो उसके पहले थोक के भाव में विकेटें निकाली हैं, लेकिन जिस तरीके के बॉलर रिसेंट टाइम में दिखे हैं उसमें निश्चित तौर पर अपनी गति भी इन्होंने बढ़ा ली है। पावर पे, डेथ और दोनों जगह पर बॉल करेंगे तो बेस्ट ऑप्शन इस टीम की तरफ से रहेंगे नूर अहमद के साथ। और जैसा मैंने आपको कहा था कि पहली इनिंग की बॉलिंग, सेकेंड इनिंग की बॉलिंग, तो जैसी कंडीशन है उसमें पहली इनिंग की बॉलिंग तो गिराल्ड क्वेटजी और डैरेन डुपाविलन दोनों बहुत ही अच्छे ट्रम्प होंगे। फिलहाल तो ये 5 सेफेस्ट नाम आपको मैं सजेस्ट कर दिया हूं। और बाकी पहली इनिंग की बॉलिंग तो ये दोनों पेसर्स और इंक्लूड हो जाएंगे, जिसमें आप निश्चित तौर पर कोई एक बैटर ड्रॉप करके ले सकते हैं किसी एक बॉलर को, या सेम चीज आप वहीं पर ये दोनों ऑलराउंडर के साथ कर सकते हैं। तो 4 ट्रम्प हैं, 5 सेफेस्ट ऑप्शन है, तो टीम तो काफी तगड़ी है, ये बात तो कम से कम क्लियर होती है। हालांकि एमआई केप टाउन की टीम भी काफी अच्छी है, हालांकि उनके प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी को लेकर के थोड़े से डाउट्स हैं। बाकी नरेन, ये भी फिलहाल पिछला मैच, अभी ये वाला मैच शायद ना खेलें, कॉनवे भी अभी अवेलेबल शायद ना हो पाए, देखना पड़ेगा। और बाकी हेड टू हेड के आंकड़े अगर आप देखें तो ज्यादा प्लेयर्स के पास एक्सपीरियंस है नहीं, और एक्चुअली ऐसे T20 में ना जो प्लेयर्स इस बार बाई किए गए हैं तो काफी सारी टीमों ने पूरा का पूरा स्क्वाड ही चेंज कर दी, इसी वजह से आपको हेड टू हेड का डेटा उतना देखने को मिला नहीं। केन विलियमसन जरूर एक मैच में 56 बना चुके हैं एमआई केप टाउन के खिलाफ, क्लासन के 593 रन 38 का एवरेज है, नूर अहमद के 3 मैच 5 विकेट है, 1 मैच 20 विकेट टोनी दी जॉर्जी के। और बाकी वेन्यू पर देखेंगे तो निश्चित तौर पर लगभग सभी प्लेयर के आंकड़े मिलेंगे, जहां पर बटलर कमाल की बैटिंग करते रहे 67 के एवरेज के साथ, हालांकि यहां पर मार्करम के आंकड़े थोड़े से पुअर हैं। तो बटलर के साथ जिस तरह से केन विलियमसन ने इसी मैदान पर एमआई केप टाउन के खिलाफ 56 रन बनाए एक मैच खेल करके, उनके साथ और क्लासन के साथ, इन तीनों को आप इंक्लूड करके, हालांकि क्लासन के आंकड़े इस मैदान पर बहुत अच्छे नहीं है, तो इसके साथ साथ डेविड बेडिंगम के आंकड़े काफी अच्छे दिखाई पड़ेंगे, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। अलग अलग ग्रैंड लीग की टीम आप जब बनाएं, वीजे के आंकड़े यहाँ पर बहुत अच्छे हैं नहीं, क्वेटजी के यहाँ पर 2 मैच में 4 विकेट हैं, डैरेन डुपाविलन के 1 मैच में कोई विकेट नहीं है, मफाका के 1 मैच में 1 विकेट है, नूर अहमद के 2 मैच में 4 विकेटें हैं, और बाकी बेंच के प्लेयर हैं तो नूर अहमद,
क्वेना मफाका, साथ ही साथ यहाँ पर बैटिंग में जोस बटलर और केन विलियमसन के साथ कोई एक, चाहे वो क्लासन हो चाहे वो मार्करम हो, ये कुछ सेफेस्ट ऑप्शन आपको बन जाते हैं जिनको आप लेके जा सकते हैं। बाकी प्लेयर बैटल के आंकड़े अगर आप देखें तो उसमें मार्करम जॉर्ज लिंडे के 33 गेंद पर 29 रन बना करके एक बार, राशिद खान को तो अच्छा खेले, हालांकि स्ट्राइक रेट बहुत ही खराब है, 51 गेंद पर 54 रन बनाए हैं, एक ही बार आउट हुए। बोल्ट को भी ठीक ठाक खेल गए हैं। और बाकी जोस बटलर जिनके आंकड़े इस मैदान पर आपने देखे बहुत ही शानदार हैं, रबाडा पर 2 बार 71 रन बना करके, एक बार लिंडे पर 57 रन बना करके आउट हुए हैं। केन विलियमसन, ड्वेन पिटोरियस और राशिद खान पर आउट होते रहे हैं सस्ते में, 2 उनकी वो वीकनेसेस हैं। और बाकी क्लासन, डेविड विसे और डेवॉन कॉर्मे के भी आंकड़े अगर आप देखें तो एक राशिद खान वाला फैक्टर तो आपको प्रॉपर दिखाई पड़ेगा, जहां पर कहीं पर रबाडा तो कहीं पर बोल्ट, जिनके बारे में आपको बता रखा है कि इनिंग की बेसिस पर उनको पिक करना है, वो भी लगातार गेम में आपको दिखाई पड़ेंगे। बाकी टोनी डी जॉर्ज अगर खेलते हैं तो उनका भी प्लेयर बैटल देख लीजिए। फिलहाल तो जो दोनों टीमों की पूरी एनालिसिस के बाद ये बात तो क्लियर है कि डरबन सुपर जायंट्स की टीम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग दिखाई पड़ रही है। और हालांकि एमआई केप टाउन की निकोलस पूरन की अवेलेबिलिटी को लेकर के बातें देखनी पड़ेंगी, बाकी वो टीम थोड़ी सी निश्चित तौर पर कमजोर दिखाई पड़ ही रही है। हालांकि टॉस के बाद ये चीज हमको क्लियर हो जाएंगी कि कौन सी टीम ज्यादा फेवरेट यहां पर रहेगी। बाकी टॉस के बाद हमको ये तो देखना ही पड़ेगा कि किस इनिंग की बैटिंग है, कि वेदर ऐसा है। तो जो भी अपडेट्स होंगे प्लेइंग 11 बैटिंग ऑर्डर को लेकर के, पिच को लेकर के, वेदर को लेकर के, और अपनी मेरी जो फाइनल टीम होगी उसको लेकर के, सारी बातें आपको मैं फाइनल टीम के साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर अपडेट करूंगा, अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर। तो जाकर के उसको ज्वाइन करिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में नीचे देखने को मिल जाएगा। बाकी सबसे जरूरी है कि वीडियो पूरा देखिए, तो टीम आपकी वैसे भी बनने वाली है। फिलहाल इसको यहीं पर करेंगे खत्म, चलते हैं, नमस्कार।